14 फरवरी ये वो तारीख है जिसे हर एक भारतीय वैलेंटाइन डे के नाम से नहीं बल्कि पुलवामा अटैक के नाम से जानता है। इसी दिन भारतीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 40 जवान एक बम ब्लास्ट में शहीद हो गए। तो आइए जानते हैं कि किसने यह बम ब्लास्ट करवाया और कैसे एक आतंकी इतनी सुरक्षा होने के बावजूद 300 केजी से भी ज़्यादा RDX लेकर पुलवामा तक पहुंच जाता है और इतना बड़ा हमला हो जाता है। तो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी आखिर क्या कर रही थी? 14 फरवरी 2019 दोपहर के 2:40 पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2500 जवानों को 78 बसों के द्वारा जम्मू से श्रीनगर लाया जा रहा था। सभी वाहन अपने काफिले के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर चल रहे थे। तभी एक मारुति इको गाड़ी तेज रफ्तार से आती और सीआरपीएफ काफिले से जा टकराती है और तभी एक तेज धमाका होता है। इस बम धमाके में 76वीं बटालियन के 40 जवान शहीद हो जाते हैं। पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। जगह जगह प्रदर्शन हुए, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी, दिग्गज नेताओं ने शोक व्यक्त किया। क्या यह सब करने से हमारा फर्ज अदा हो जाता है? नहीं। एक आम नागरिक होने के नाते हर भारतीय का यह फर्ज बनता था कि वह सरकार से यह सवाल जवाब करे कि आखिर ये घटना हुई कैसे, देश की इंटेलिजेंस आखिर कर क्या रही थी। किसी भी न्यूज चैनल या एंकरों ने इस पर बात नहीं की और चुप्पी साधे बैठे रहे। हमला करने वाले का नाम आदिल अहमद डार था, जो पुलवामा की घटना को अंजाम देने से ठीक 1 साल पहले यानी 2018 में जैश-ए मोहम्मद के समूह में शामिल हुआ था। अहमद डार महज 22 साल का था। उसके घर वालों से पूछताछ में सामने आया कि उसके परिवार वालों ने उसे आखिरी बार मार्च 2018 में देखा था, जब वो साइकिल पर अपने घर से निकला था और फिर कभी नहीं लौटा। डार के माता पिता के अनुसार भारतीय पुलिस द्वारा पीटे जाने के बाद डार कट्टरपंथी बन गया था और वो भारतीय फौज के जवानों से अपनी मार का बदला लेना चाहता था और इसी कमजोरी का फायदा जैश-ए मोहम्मद ने उठाया और डार का माइंड वॉश करके उसे सीआरपीएफ जवानों पर हमला करने के लिए भेजा। डार को पहले भी सितंबर 2016 और मार्च 2018 के बीच आदिल डार को भारतीय अधिकारियों द्वारा 6 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हर बार उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया गया। हमले से कुछ दिन पहले केंद्र सरकार को इंटेलिजेंस ब्यूरो और कश्मीर पुलिस सहित कम से कम 11 खुफिया जानकारी मिली थी। हमले से 2 दिन पहले जैश-ए मोहम्मद ने अफगानिस्तान में एक आत्मघाती हमले का वीडियो अपलोड किया था और कश्मीर में भी इसी तरह का हमला करने का संकेत दिया था। गृह मंत्रालय ने हमले वाले दिन सीआरपीएफ के जवानों को विमान उपलब्ध करवाने से साफ इनकार कर दिया था, जबकि गृह मंत्रालय को खुफिया जानकारी से यह पता था कि हमला होने वाला है। इन सब के बावजूद सीआरपीएफ जवानों को सड़क मार्ग से बसों द्वारा भेजा गया था और खुफिया सूचनाओं को नजरअंदाज किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर हमले की जांच के लिए 12 सदस्यीय टीम भेजी। ये टीम सिर्फ इतना ही पता लगा सकी कि कार में 300 किलोग्राम से भी ज्यादा विस्फोटक था, जिसमें 80 किलोग्राम RDX और उच्च विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट शामिल था। लेकिन यह टीम ये नहीं पता लगा सकी कि आखिर ये इतना सारा RDX एक आतंकी इतनी सारी सुरक्षा के आंखों में धूल झोंक कर पुलवामा तक आया कैसे, जहां से सीआरपीएफ के जवानों का काफिला गुजरना था। लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा ने यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ दिया कि हो सकता है ये विस्फोटक किसी निर्माण स्थल से चुराया हो। फिर बाद में उन्होंने अपनी बात में फेरबदल करते हुए कहा कि शायद ये विस्फोटक सीमा पार से तस्करी करके लाया हो। लेकिन क्या ये संभव है? अगर ये संभव है, हमारी जांच एजेंसियां इतनी भी काबिल नहीं कि वह एक आतंकी को घुसपैठ के समय पकड़ सके, जबकि पहले से ही जांच एजेंसियों को ऐसा हमला होने के इनपुट मिल चुके थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसियों ने हमलावर अहमद डार की पहचान पुष्टि करने के लिए हमले में इस्तेमाल की गई कार के छोटे टुकड़ों से DNA नमूने लेकर आदिल अहमद डार के पिता से मेल करवाया। इसमें DNA मेल खाया और यह पुष्टि हो गई कि हमला करने वाला आदिल अहमद डार ही था। 1 साल की जांच के बाद भी NIA विस्फोटकों के स्रोत का पता नहीं लगा सकी कि यह विस्फोटक आखिर आया कहां से। अगस्त 2020 में NIA ने पाकिस्तान को 19 आरोपियों के नाम भेजे। पाकिस्तान सरकार ने भेजे नामों के आधार पर सभी 19 आरोपियों को हिरासत में लिया, लेकिन NIA द्वारा कोई भी सबूत नहीं भेजने पर उन्हें रिहा कर दिया गया और उल्टा पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपनी इमेज साफ सुथरी रखने के लिए भारत सरकार को यह हिदायत दी कि वह बिना किसी सबूत के पाकिस्तान पर अंगुली न उठाए। हमले के बाद पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जगह जगह मोमबत्ती मार्च आयोजित होने लगे। जम्मू में हिंसक विरोध प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि वहां कर्फ्यू लगा दिया गया।
यूनाइटेड किंगडम में भारतीय समुदाय ने लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने भारतीय फिल्म उद्योग में पाकिस्तानी अभिनेताओं और कलाकारों पर प्रतिबंध की घोषणा की और कहा गया कि अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो संगठन द्वारा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और एक ही साल बाद हम कई पाकिस्तानी कलाकारों को बॉलीवुड में काम करते हुए देखते हैं। ऐसे खोखले लोगों के लिए हमारे देश के जवान शहीद होते हैं, दुख होता है। और वही दूसरी ओर 20 फरवरी 2019 को गैर कानूनी गतिविधि के आरोप में भारत की जयपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पाकिस्तानी कैदी सक्करुल्लाह की 4 अन्य कैदियों ने चाकू घोंपकर और पीट कर उसकी हत्या कर दी। लेकिन भारत ने दावा किया कि सक्करुल्लाह की हत्या कथित तौर पर टेलीविजन की आवाज को लेकर कैदियों के बीच हुए झगड़े में हुई थी, न कि पुलवामा की घटना को लेकर। लेकिन पाकिस्तान ने यह दावा किया कि यह हत्या पुलवामा घटना के प्रतिशोध में की गई है। पुलवामा हमले के 5 साल बाद भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पुलवामा हमले में इस्तेमाल हुए विस्फोटक सीमा पार से कैसे आए, आज तक उस पर पर्दा नहीं उठा पाई। पुलवामा हमले के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने करण थापर के साथ एक इंटरव्यू में यह आरोप लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने प्रशासन द्वारा सुरक्षा चूक पर चुप रहने के लिए कहा गया। लेकिन बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक दलों के बीच चलते रहते हैं, लेकिन क्या हम ये कह सकें कि पुलवामा अटैक भारत सरकार और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का सबसे बड़ा फेलियर था? आप इस घटना को किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।